विद्यादान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित गंगवार आप सभी के साथ एक इतिहास का एक पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं, जिसे हम जानते हैं मध्यकालीन भारत के नाम से। मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हम सामान्यतः जब भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ वहां से हम मध्यकालीन भारत का प्रारंभ मानते हैं। तो मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले देखेंगे भारत पर अरब एवं तुर्कों का आक्रमण। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण। सभी मुख्य मुख्य बिंदुओं को मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा, आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको। देखिए, भारत में जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए वो कौन थे? अरब थे, अरब देश के निवासी थे। इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पर सर्वप्रथम किन मुस्लिमों ने आक्रमण किया, तो कौन हो जाएंगे? अरब देश के मुस्लिमों ने। ठीक, देखिए, भारत का मुस्लिम या मुसलमानों से पहला संपर्क व्यापारियों के द्वारा हुआ। देखिए, भारत का अरब के साथ व्यापार बहुत प्राचीन समय से चलता था। ठीक, तो भारत में जो अरबी व्यापारी आते थे, खास तौर से कहाँ पर? ये दक्षिण भारत के तटों पर, ये जो केरल वगैरह का जो क्षेत्र था, यहाँ पर अरबी व्यापारी आते रहते थे व्यापार करने के लिए। तो अरब के व्यापारियों के द्वारा केरल के तटों तक इस्लाम का प्रचार हुआ या इस्लाम पहुंचा। लेकिन ये जो इस्लाम का यहाँ से विस्तार कभी नहीं हुआ। यहाँ पर जो व्यापारियों के प्रभाव में आकर के कुछ स्थानीय व्यापारियों ने, तो एक दो लोगों ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन यहाँ से इस्लाम का बड़े पैमाने पर विस्तार नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर इस्लाम का जो विस्तार हुआ है वो किस अर्थ से हुआ? सिंध के रास्ते से हुआ। ठीक, कैसे हुआ? ये हम उसी को देखते हैं। देखिए, अरब जो देश था, यहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई। ठीक, अब देखो, इस्लाम की उत्पत्ति होने के बाद इस्लाम अरब से ही संपूर्ण विश्व में फैला। ठीक, भारत के साथ में क्या हुआ? देखिए, भारत में जो अरबी लोगों ने आक्रमण किया 712 ईस्वी में, जो सफल आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये गवर्नर थे अल हज्जाज। अल हज्जाज अल हज्जाज जो था, ये जो गवर्नर था, इसने, देखो हुआ क्या था, श्रीलंका जो है, श्रीलंका से व्यापारिक जहाज, अरबियों के व्यापारिक जहाज निकलते थे, मतलब श्रीलंका से व्यापार करते थे। तो यहाँ पर ये जो भारत का एक क्षेत्र पड़ता था, ये सिंध का क्षेत्र था। ठीक, सिंध क्षेत्र में एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल। इस बंदरगाह का नाम क्या था? देवल बंदरगाह। ये जो देवल बंदरगाह था, इस स्थान पर उस श्रीलंका के जो व्यापारी, मतलब अरब के जो व्यापारी जहाज से श्रीलंका से आ रहे थे, उनमें लूटपाट की गई समुद्री डाकुओं के द्वारा। ठीक, तो उस समय जो सिंध का राजा था, जो सिंध का क्षेत्र था, भारत में जो सिंध क्षेत्र था, यहाँ पर सिंध का जो राजा था, उस व्यक्ति का नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। ये जो राजा दाहिर थे, इनके पिता थे चच। इनका नाम क्या था? चच। तो ये जो चच है, इन्होंने, ये ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे ये चच। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंध पर ब्राह्मण राजा दाहिर का शासन चलता था। ठीक, अब ये जो दाहिर थे, दाहिर के पिता चच जो थे, इन्होंने, इनसे पहले एक राय वंश का शासन था, राय वंश का शासन था। इन्होंने राय वंश के शासकों से सत्ता हथियाई थी, या मतलब उनके शासकों को मार करके चच शासक बना था। और ये जो राय वंश था, ये इसके शासक कौन थे? शूद्र थे। कौन थे? शूद्र। तो सिंध पर चच नामक ब्राह्मण से पहले शूद्रों का शासन हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या हुआ,
जब चच के बाद राजा दाहिर शासक बना, तो राजा दाहिर से उस समय के जो गवर्नर थे अल हज्जाज माफ कीजिएगा, अल हज्जाज ने दाहिर को बोला कि आपके जो देवल का तट है यहाँ पर हमारे साथ, मतलब हमारे व्यापारिक जहाज़ों के साथ में लूटपाट हुई है, इसलिए आप या तो हमको हट जाना दें या उन चोरों को पकड़कर हमको सौंप दें। दाहिर ने दोनों में से एक भी कार्य नहीं किया, मतलब उनके अनुरोध पर कोई भी सुनवाई नहीं की। राजा दाहिर ने उत्तर भेजा कि यहाँ के जो लुटेरे हैं वो मेरे क्षेत्र से बाहर हैं, इसलिए मैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जिससे क्या हुआ, इन अरब के लोगों को भारत, मतलब भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करने का एक बहाना मिल गया। इसलिए इन्होंने अल हज्जाज ने 711 ईस्वी में वर्दुल के नेतृत्व में एक सेना भेजी। किस पर आक्रमण करने के लिए? सिंध पर आक्रमण करने के लिए। दूसरा उबैदुल्ला इनके साथ में था, बर्दुल और उबैदुल्ला, इन दोनों के नेतृत्व में ये सेना भेजी गई थी। लेकिन राजा दाहिर ने इन दोनों को पराजित कर दिया, बर्दुल और किसको? उबैदुल्ला को। इसके बाद 712 ईस्वी में ये जो राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी राजा दाहिर को पराजित करने के लिए। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जाकर के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। कौन हुआ पराजित? राजा दाहिर पराजित हुआ। देखिए, ये जो था सिंध जो था, इसकी राजधानी हुआ करती थी रोहेरा, ठीक। इसी में एक स्थान था रावर में इन्होंने पराजित किया था राजा दाहिर को। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। रावर को जीतने के पश्चात ये ब्राह्मणाबाद की तरफ गया। ब्राह्मणाबाद भी एक शहर था। जहां पर इनका मुकाबला, मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला जो राजा दाहिर थे इनके पुत्र जयसिंह ने किया। किसने किया? जयसिंह ने किया। और ये जयसिंह जो था ये भी पराजित हुआ मोहम्मद बिन कासिम से। अब देखिए, यहां पर दो चीजें आती हैं। ये जो राजा दाहिर हैं, इनकी दो पत्नियां थी, दो पत्नियों का जिक्र आता है यहां पर। देखो, एक पत्नी का नाम था लाड़ी रानी, एक का नाम था रानी बाई। देखिए, ये रानी बाई जो थी, जब राजा दाहिर रावर में पराजित हुए तो रानी बाई ने यहीं पर जौहर कर लिया, ठीक। रानी बाई ने जौहर किया था और ये जौहर का पहला प्रमाण है, लिखित प्रमाण जो है मध्यकालीन भारत में जौहर का, रानी बाई का। इसके बाद लाड़ी रानी जो थी, लाड़ी रानी की दो पुत्रियां हुआ करती थी। एक का नाम हुआ करता था सूर्य देवी और एक का नाम हुआ करता था परमल देवी। देखिए, पहले ये परंपरा रही थी कि जब ये लोग आक्रमण करती थे शत्रु देश की सेना पर, खास तौर से ये जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तब ये परंपराएं ज़्यादा पड़ने लगी कि उसमें क्या होता था, जो शत्रु देश की महिलाएं होती थी उनको उठा करके ले जाते थे, उनको बेच दिया जाता था, ऐसी कुकृत्य किए जाते थे। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्य देवी और परमल देवी को भेज दिया एक उपहार के तौर पर। उस समय के जो खलीफा थे, उस समय खलीफा कौन था? खलीफा बालिद। क्या नाम था इनका? खलीफा बालिद। खलीफा बालिद के पास इनको भेजा गया और खलीफा बालिद के पास ये जो सूर्य देवी और परमल देवी थी, इन्होंने खलीफा बालिद से मोहम्मद बिन, ऐसा कहा जाता है, जो उसकी कहानियों वर्णित है उसमें कहा गया है कि खलीफा बालिद से सूर्य देवी और परमल देवी ने शिकायत करी
किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की, कि इन्होंने हमारा सत्यत्व पहले ही भंग कर दिया है और उसके बाद आपके पास उपहार स्वरूप भेजा है, जिससे खलीफा वालिद जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए मोहम्मद बिन कासिम से और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया। और इस तरीके से जो एक युवा सेना नायक जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ये 713 ईस्वी में इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है और 713 ईस्वी में ये मर जाता है। खलीफा वालिद ने इसको मृत्युदंड दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो भारत पर या भारत के सिंध क्षेत्र पर जो अरबों की विजय हुई वो बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं रह पाई, उसका बहुत ज़्यादा क्षेत्र विस्तार नहीं हो पाया। और क्षेत्र विस्तार ना होने का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम की असमय मृत्यु या उसे इतनी जल्दी मृत्युदंड दे दिया गया। अब देखिए 713 ईस्वी में ही इन्होंने मुल्तान को जीता था। किसने जीता था मुल्तान को? मोहम्मद बिन कासिम ने। और यहाँ से इनको बहुत सारा सोना प्राप्त हुआ, इसलिए इन्होंने इसे सोने का नगर भी कहा मुल्तान को। अब ये जो यहाँ पर विजय हुई है अरबों की, ये स्थायी नहीं रह पाई विजय। और इसके बाद जो सिंध में इस्लाम का थोड़ा बहुत जो प्रचार हुआ और हल्के हल्के वो समाप्त होता चला गया। समाप्त होने से मतलब है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर हमला किया था तो वहाँ के जो अधिकांश बौद्ध मत को मानने वाले लोग थे उनको इस्लाम में परिवर्तित किया गया और अन्य जो हिंदू थे वहाँ के निवासी उनको भी इस्लाम में परिवर्तित किया गया, तलवार के बल पर परिवर्तित किया गया। परंतु जैसे ही सिंध से मोहम्मद बिन कासिम और इसकी सेना और इन मतलब अरबी लोगों का प्रभाव हल्के हल्के जैसे ही कम होने स्टार्ट हुआ, वैसे ही बहुत से मुस्लिम जो परिवर्तित होकर मुस्लिम बने थे वो पुनः हिंदू धर्म की ओर वापस लौटने लगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अरबों की सिंध विजय का भारत पर कोई राजनीतिक बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव अवश्य पड़ा। तो आगे हम इसके बाद देखेंगे कि भारत पर तुर्क आक्रमण कैसे हुए और तुर्कों ने कैसे भारत पर विजय प्राप्त की। तब तक के लिए हम यहीं पर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तुर्कों की विजय को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और साथ साथ में